मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच जो रॉयल्टी को लेकर टसल थी, उसमें मोहम्मद रफ़ी गलत थे और लता मंगेशकर सही थी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद मोहम्मद रफ़ी के एक फैमिली मेंबर ने कही है। कौन है वो फैमिली मेंबर? बताता हूं। मैं हूं राहुल, दिस इज 70mm विथ राहुल। 1960s के पहले जब भी कोई गाना बनता था तो गाने के पीछे जो लोग मेहनत करते थे, यानी म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, इनमें से किसी को भी रॉयल्टी नहीं मिलती थी। यानी अगर गाना सक्सेसफुल हुआ तो उस गाने की कमाई का हिस्सा जो रॉयल्टी कहलाता है वो नहीं मिलती थी, सिर्फ वन टाइम पेमेंट दिया जाता था। उसके बाद एक ऐसा वक्त आया जब म्यूजिक डायरेक्टर को 5% रॉयल्टी मिलने लग गई फ्रॉम द म्यूजिक कंपनी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड सेल्स, लेकिन सिंगर और सॉन्ग राइटर को फिर भी कुछ नहीं मिलता था। इसलिए 1960s में लता मंगेशकर ने पहली बार आवाज उठाई कि गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, उनकी आवाज का ही वो जादू है जिसके बेसिस पर इतने रिकॉर्ड सेल्स हो रहे हैं। यह बात रफी साहब को मंजूर नहीं थी। लता जी ने गाना गाने के लिए सिंगर्स को 2.5%, 2.5% रॉयल्टी की डिमांड रखी, लेकिन रफी साहब ने कहा कि नहीं, अगर एक बार गाना गा दिया और उसके पैसे मिल गए तो बस हो गया, रॉयल्टी नहीं चाहिए। इस रॉयल्टी के मुद्दे पर रफी साहब गलत थे और लता मंगेशकर सही थी। ये बात खुद मोहम्मद रफ़ी के एक फैमिली मेंबर ने कही है। इस फैमिली मेंबर का नाम है यास्मीन रफ़ी। ये रफ़ी साहब की बहू हैं, रफ़ी साहब के बेटे खालिद रफ़ी की वाइफ। और ये बात यास्मीन जी ने अपनी एक किताब में कही है जिसका नाम है मोहम्मद रफ़ी माय अब्बा। हाँ तो भाई, ये है वो किताब जो यास्मीन जी ने अपने ससुर श्री मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में लिखी थी। ये किताब 10 साल से मेरी लाइब्रेरी का हिस्सा है और इस किताब को पढ़ के बहुत मजा आया, क्योंकि यास्मीन जी ने बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि रफ़ी साहब का ये रॉयल्टी को लेकर जो डिसीजन था, ये जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन था, ये सोचा हुआ डिसीजन नहीं था। इनफैक्ट रफ़ी साहब के बेटे खालिद रफ़ी ने रफ़ी साहब को बहुत समझाया बाद में कि वेस्टर्न कंट्रीज में जितने भी आर्टिस्ट हैं वो रॉयल्टी लेते हैं और आपको रॉयल्टी लेनी चाहिए, क्योंकि आप ही के गाए हुए गानों से म्यूजिक कंपनीज पैसा बना रही हैं, तो आपको उसका हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये बात खुद रफ़ी साहब के परिवार ने रफ़ी साहब को समझाई और बाद में रफ़ी साहब को भी ये समझ में आया कि शायद वो गलत थे। ये बात इस किताब में लिखी हुई है। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि किसी भी आर्टिस्ट का जो गोल्डन पीरियड होता है वो एक फाइनाइट टाइम के लिए होता है, एक सीमित समय के लिए होता है, और ये रॉयल्टी मदद करती है उस आर्टिस्ट की जब उसका गोल्डन पीरियड खत्म हो जाए या उसके पास उतना काम ना रहे जो एक जमाने में उसके पास था। क्योंकि आर्टिस्ट और आर्ट ये एक ऐसी चीज है जो पब्लिक के मूड पर डिपेंड करती है, जो कि कभी भी चेंज हो जाती है, और तब वो आर्टिस्ट कभी कभी बिना काम का बेकार भी हो जाता है। तो उस केस में रॉयल्टी उसकी मदद करती है। ऐसे कई सॉन्ग राइटर्स हैं, ऐसे कई गायक हैं, ऐसे कई आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं जिनको कभी भी रॉयल्टी नहीं मिली और जिनके अंतिम समय में बहुत ही बुरा वक्त उनको देखना पड़ा। रफ़ी साहब एक सूफी किस्म के इंसान थे। ऐसे लोगों को रुपए पैसे से ज्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा भी नहीं रहता है। इसलिए रफ़ी साहब का जो स्टांस उन्होंने रॉयल्टी को लेके लता जी के अगेंस्ट में लिया, पर्सनली मुझे भी लगता है कि वो स्टांस गलत था। और अगर रफ़ी साहब ऐसा स्टांस नहीं लेते तो लता जी से उनके रिलेशंस हमेशा अच्छे रहते। दोनों एक साथ वो गाने भी गाते जो कई साल तक दोनों ने एक साथ नहीं गाए। कुछ जाहिल लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि क्योंकि मैं किशोर कुमार फैन हूं, मैं रफ़ी साहब के हमेशा अगेंस्ट में ही बात करता हूं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और रफ़ी साहब की दरिया दिली पर कई महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इसे जरूर देखना। टेक केयर।
टाटा।